हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। आज हम स्पेशली रिफ्रैक्शन लाए हैं और जिसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या लॉज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड आफ्टर दैट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब हमारा रिफ्रैक्शन होता है तो क्या रिलेशन होता है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, और दोनों के बीच का जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, इसके बारे में आज के लेक्चर में स्पेशली हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन मैं हूं विश्वनाथ कुमार और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम सभी का ब्यूटीफुल चैनल विश्वनाथ क्लासेस से स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? एक्चुअल में रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन तो आप लोग पहले से ही जानते हो, प्रीवियस क्लास से ही पढ़ते आए हो क्या होता है रिफ्रैक्शन। सो जस्ट एज अ रिवीजन मैं ऐसे ही सुना देता हूँ, डेफिनेशन लिखने की जरूरत रिफ्रैक्शन की नहीं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट enters from one medium to another medium, then the path of rays changes. This phenomenon is called refraction. ठीक है। सो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट हमारा जो पढ़ना है टॉपिक वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का लॉ क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आते हैं फर्स्ट लॉ क्या कहता है। सपोज करो रिफ्रैक्शन ही होता है ना, सपोज करो यहाँ पर ऐसा इधर रेयर मीडियम है और इधर सपोज करो डेंसर मीडियम है। जैसे ही एक रे ऑफ लाइट आता है ऐसे यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एंड रेयर टू डेंसर जाने से क्या होता है, इसका एक्चुअल पाथ तो ऐसे है स्टेट, बट ये स्टेट जाएगा नहीं बिकॉज की अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। दैट इज वाई यहाँ पर जो रिफ्रैक्ट ये जो हमारा इंसिडेंट रे है स्ट्रेट नहीं जा करके ये कुछ इस तरह से नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। दूसरा, अगर हमारा कोई रेस डेंसर से रेयर मीडियम में आ रहा है, रेयर मीडियम में तो क्या होगा, सपोज करो ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, एक्चुअल पाथ इसका तो ऐसा है, ठीक है, स्ट्रेट जाना चाहता है, बट डेंसर से रेयर में आने की वजह से क्या होता है, ये नॉर्मल से दूर भाग जाता है ना, मूव्स कहते हैं इसको, मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इस केस में टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये आप पहले से भी जानते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है कि रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर आना है और डेंसर टू रेयर जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा रिफ्रैक्टेड रे। तो ये सब बेसिक चीज जो आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हो। तो हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ये बताता है कि whenever a ray of light enters from one medium to another या goes from one medium to another medium, its frequency and phase, ये दो चीज है ना, frequency and phase does not change। तो चेंज क्या करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया स्पीड चेंज करता है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है। एंड नॉट ओनली दैट, उसका वेवलेंथ भी चेंज होता है। तो क्या चेंज होता है और क्या चेंज नहीं होता है, ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना होगा। सो फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहता है कि व्हेनेवर, क्या कहता है, व्हेनेवर a ray of light goes from one medium to another, its frequency and क्या बताया, phase do not change।
change, but wavelength and speed changes. ठीक है, सो आपको याद रखना है कि क्या चेंज होता है और क्या चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं शॉर्ट में इसको लिख दे रहा हूं यहाँ पर आप ऐसे याद रखो कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं. ठीक है, सो आप ऐसे याद रखो फर्स्ट लॉ में कि फ्रीक्वेंसी एंड फेज do not change first. सेकेंड याद रखो कि वेवलेंथ एंड स्पीड चेंजेस. वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस. ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये नहीं चेंज होता है, ये चेंज होता है. फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ कहता है हमारा कि, और आपको बता दी पहले कि डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, रेयर टू डेंसर में जाएगा तो वो कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दिया. सेकेंड लॉ कहता है कि जैसे ही whenever a ray of light enters from one medium to another medium, तो क्या होता है उस केस में कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन. ये भी आप ये डेफिनेशन पहले से ही पढ़ दिया है. सो हम दूसरा लिखेंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at the interface lies in same plane. एक ही प्लेन में होता है. तो चलो ये बड़ी चीज नहीं है. तीसरा जो पॉइंट है वो ध्यान देने लायक है. प्रोडक्ट ऑफ, तीसरा समझने का चीज है प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख तो रहा है. हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कांस्टेंट. कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो यहां पर ऐसे आया, ठीक है, और कुछ इस तरह से चला गया. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है v1, इसका, और इसका सपोज करो v2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पॉइंट पर हम अगर अप्लाई करें तो बोलता है कि म्यू इनटू साइन आई. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो म्यू इनटू साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, फॉर प्रेजेंट इसको मान लेते हैं I1 और इसको हम मान लेते हैं I2. इसको फॉर प्रेजेंट मान लो आप I1 ऊपर में और नीचे के एंगल को सपोज करो I2. सेकंड मीडियम है ना, फर्स्ट मीडियम है इसलिए I1 लिख दिए. सेकंड एंगल है, सेकंड मीडियम में एंगल है जिसको हम I2 लिख दिए. तो यहाँ पर फॉर प्रेजेंट अगर ये कांस्टेंट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं μ1 इनटू साइन I1 इज इक्वल टू μ2 इनटू साइन I2 लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसको क्या करो, साइन I के नीचे I1 के नीचे I2 बुला देते हैं. तो
इसी को हम फर्दर लिख सकते हैं sin I1 बाई sin I2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। और ये I2 क्या है? ये तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। सो इसी I2 को हम क्या करते हैं? R करते हैं। तो हम और I1 को, I1 हमारा है, I1 I है और R1 क्या है? I2 क्या है? R है। ये हमारा I2 जो है ना, इसी को हम R करते हैं। तो यहां से अगर हम पुट करें तो sin I बाई sin R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। यही हमारा, ये इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इसके आगे आपको बहुत ज्यादा स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। तो क्या करता है कि I कहाँ बनता है? फर्स्ट मीडियम में, और R कहाँ बनता है? सेकेंड मीडियम में। तो कहता है कि इस दोनों के एंगल्स का जो साइन है उसका रेशियो कितना होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाय फर्स्ट मीडियम। बट यहाँ पर टर्म आया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या? इसका नीचे दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलो, तो यहाँ पर एक टर्म हम बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब, इसका मतलब होता है, चलो इतना मिटा दो। चलो ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ चलो क्लियर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखा हमने टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जनरली इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, ये क्या है? एक्चुअल में ये ना कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज characteristic property of medium which depends on किस किस फैक्टर डिपेंड? पहला तो नेचर ऑफ मीडियम पर तो करेगा ही करेगा। तो पहला डिपेंड्स ऑन, पहला लिखेंगे हम नेचर ऑफ मीडियम। दूसरा कलर ऑफ, जो भी पिक्चर में कलर हो, COLOUR, कलर पर। और तीसरा, फर्स्ट हो गया नेचर ऑफ मीडियम, सेकंड हो गया हमारा कलर, और तीसरा जो टर्म आता है इसमें हमारा वेव लेंथ। जैसा कि उसमें हम फर्स्ट डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था वेव लेंथ को, तो तीसरा टर्म हमारा आता है वेव लेंथ। तो ये तीन फैक्टर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। ठीक है, चलो, तो ये हम पहला डेफिनेशन जान गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एक और डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देने जा रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं RI। शॉर्ट में RI लिख रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ
light in air to the speed of light in एयर को, या एक और वैक्यूम भी ले लो, एयर या फिर वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर फर्स्ट मीडियम सपोज करो यहाँ पर ऐसे कोई एरिया है, ऐसे गया यहाँ नॉर्मल, एक और ऐसे आया, ऐसे गया नॉर्मल, यहाँ पर सपोज करो एयर है और इस तरफ मान लो वाटर है, यहाँ पर सपोज करो वाटर है या मीडियम 1 और मीडियम 2 कुछ भी दूसरे मीडियम ले लिए अदर देन एयर, मीडियम 1 है, मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, ये अदर देन एयर है, अदर देन एयर नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारा फर्स्ट मीडियम एयर है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का जो बनता है, ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये μ1 है जिसका वैल्यू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। सो इस केस में जो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे या सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। बट अगर फर्स्ट मीडियम जिधर से रे आ रहा है, इंसिडेंट किया है, फर्स्ट मीडियम हमारा एयर के अलावा कुछ और है, तो इन दैट केस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का होगा वो कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे यहां पर एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, इफ फर्स्ट मीडियम इज अदर देन एयर then the refractive index of second medium is called relative refractive index। और अगर फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है तो उस केस में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहो या सिर्फ आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहो, एक ही चीज है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 लिखना है, दो तरह से बता रहे हैं, म्यू पहले यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर फर्स्ट मीडियम यहाँ लिख दो और सेकंड मीडियम यहाँ, या ऐसे भी लिखा जाता है म्यू यहाँ पर 2 रहेगा और यहाँ पर 1 दिख रहा है नीचे, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। सो कहने का मेरा मतलब है कि अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, तो ऐसे 2 और 1 लगाते हैं, फर्स्ट मीडियम को ऊपर में लिखते हैं और सेकंड मीडियम 2 नीचे लिखाता है, या फिर ऐसे लिखाता है 2 आगे में रहता है और 1 पीछे में। तो समझ में आ गया, रिलेटिव कब कहेंगे जब फर्स्ट मीडियम अदर देन एयर हो, और अगर फर्स्ट मीडियम एयर है तो उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। तो चलो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये फर्स्ट मीडियम से लाइट सेकंड मीडियम में गया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू लिख सकते हैं इसको μ2 by μ1 भी इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको μ2 by μ1, ऊपर हम मिनट है, चलो ऊपर हम मिलाते हैं। तो ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव कब कहेंगे जब हमारा फर्स्ट मीडियम हो अदर देन एयर, ठीक है। चल तो ये सब बेसिक चीजें हैं, प्रीवियस क्लास में भी आप पढ़े हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब कहेंगे, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएगा वो आपको मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ,
पहला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, एक प्रॉपर्टी है मीडियम का, है ना। दूसरा क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन म्यू का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो एयर में स्पीड मान लेते हैं c है, और किसी मीडियम जिसमें वो इंटर किया वहां स्पीड मान लेते हैं v है, तो म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला बनता है c by v। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में वो इंटर किया, है ना, वो हमारा v है, और c होता है स्पीड ऑफ लाइट जिसका वैल्यू आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, c का वैल्यू क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो तो एक और हम यहाँ से अब इसमें क्वेश्चंस देते हैं हम, जैसे कि सपोज करो क्वेश्चन दिया हुआ है कि म्यू वाटर का दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, सपोज करो ये 4/3 है, और म्यू दिया हुआ है ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर क्या है, मान लो ये 3/2 है। ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या सिर्फ आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इसको रिलेटिव नहीं कहेंगे बिकॉज फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है। ठीक है, हमको जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट जो हमको करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, और दूसरा जो फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो चलो ये सेकंड मीडियम है ना, तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पर हम अगर कैलकुलेशन करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर W पे जगह पर मेरा कौन सा लिखेगा, ग्लास, और फर्स्ट मीडियम हमारा वाटर है। तो ये अगर हमको निकालना है, हमको अगर निकालना है म्यू ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, बट दोनों के रेस्पेक्ट में क्या है, एयर। मतलब कि इस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को हम लेकर के चल जाए एब्सोल्यूट के टर्म में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, जो कि हमको यहाँ गिवन है। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्ट एब्सोल्यूट ले लेंगे ऊपर, और फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर डिवीजन कर लो, दोनों गिवन है। ग्लास का कितना दे रखा है, 3/2, 3/2 डिवाइडेड 4/3, 4/3, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 3/2 × 3/4, कितना आ गया, 9/8। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अब देखो, तो ये दोनों तो c और v क्या है, रेशियो ये है ना, सेम चीज है, मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड। तो याद कर लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, क्या होता है, ये यूनिट लेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, बिकॉज ये लाइट टर्म का रेशियो है, ऊपर भी मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड, दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो तो ये तो निकल गया। दूसरा हमको ये फाइंड आउट करना है, तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट मीडियम हमारा अदर देन एयर है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और दोनों के रिस्पेक्ट में एयर आ जाएगा। मतलब इस रिलेटिव को हम एब्सोल्यूट में लेकर के चले जाए, सेकंड बाय फर्स्ट कर दिए। अब यहाँ से वैल्यू आउटपुट कर दो, वाटर का दिया है 4/3, 4/3 डिवाइडेड 3/2, इसको सॉल्व कर दो, 4/3 × 2/3 कितना आ गया, 8/9। तो हमारा आ गया म्यू ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास 8/9। चलो यहाँ दोनों से ये फर्स्ट चीज निकालने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट ये जो हमारा निकला म्यू ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों को थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं। तो म्यू ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इनटू म्यू ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास किए, तो 9/8 इनटू 8/9, 9 से 9, 8 से 8 कैंसिल होकर के कितना आया। चलो तो इसका मतलब हुआ कि ग्लास का अगर हमको पता है विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो अगर कोई पूछे कि वाटर का बताओ विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो रेसिप्रोकल कर देंगे।
इसका मतलब ये हुआ, इस रिजल्ट का मतलब ये हुआ कि म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जैसा कि देख रहे हो आप 1 आया है, कितना 1 आया है। सो इसी को हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू 1 बाय म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब रेसिप्रोकल फॉर्म में कर सकते हैं। चलो जैसे मान लो हम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि म्यू ऑफ कोई मीडियम B है विद रिस्पेक्ट टू A दे दिया आपको 10/12 सपोज करो, और हम पूछे कि म्यू ऑफ एयर A बताओ, एयर नहीं, A का मतलब एयर नहीं, एयर समझोगे इसलिए अच्छा है कि हम यहाँ से A नाम का चीज को ही गायब कर देते हैं, ठीक है, आप एयर नहीं समझो इसको, ठीक है। चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं D ले लेते हैं, D से B में गया है ना, कोई भी रे ऑफ लाइट D से D मीडियम से B मीडियम में एंटर किया है, और आपको बताना है कि B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू D। फर्स्ट मीडियम हमारा D है और सेकंड मीडियम B है, तो इसको बताना रिलेटिव है ना, ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू ऑफ, हमको जो निकालना है, फाइंड जो आपको करना है इसमें जो हम पूछे हैं, म्यू ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू B बताओ। देखो जस्ट इसका उल्टा है, ये फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम का चक्कर है से ऊपर नीचे, तो हम भी ये वैल्यू को ऊपर नीचे कर देंगे, ये चीज ये वाला रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अगर कोई पूछे कि म्यू ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू B कितना होगा, तो हम यहाँ से उल्टा कर देंगे 12/10 मतलब 1.2, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, हाँ बिल्कुल। तो अगर इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y विद रिस्पेक्ट टू X दिया होगा 10/12, तो अगर X का पूछा जाए विद रिस्पेक्ट टू Y तो 12/10 रेसिप्रोकल कर देना, यही क्लियर रिजल्ट बोलता है ना, ये रिजल्ट। ग्लास का दिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हमको पूछेगा अगर ग्लास का दिया विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हमको पूछ दिया वाटर को बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो वैल्यू को उल्टा कर देंगे। अरे जब करना क्या है, हमको अगर मीडियम को वो उल्टा कर दे रहा है तो हम वैल्यू को उल्टा कर देंगे, है ना, टिट फॉर टैट जैसे होता है सर, ठीक है। मीडियम को अगर उल्टा करके पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका जो वैल्यू है हम उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। चलो तो ये हुआ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिसमें ऐसा आपको आ सकता है इन योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो पढ़ना है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। चलो तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, मैंने बताया आपको, किस किस फैक्टर पर, नेचर ऑफ मीडियम तो डिपेंड करेगा ही, साथ में कलर पर डिपेंड करेगा एंड वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। ये 3 फैक्टर पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कह सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब हमारा जो टर्म आ रहा है रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, थ्रू rectangular glass slab, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन हमको पढ़ना है। और इसमें जो टर्म हमको पढ़ना है क्या है, वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेशन फॉर लैटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। इसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन फॉर लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यही चीज हमको पढ़ना है थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो आ जाओ एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाते हैं, अच्छा सा ग्लास स्लैब बनाते हैं, फूटना नहीं चाहिए, ग्लास स्लैब है ना, फूटने का भी डर है नहीं, बोर्ड पर नहीं फूटेगा, ठीक है। चलो यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक इंसिडेंट रे लेते हैं, ठीक है,
इंसिडेंट रे लिए, बिल्कुल सही। अब इसको आप डॉट करके आगे बढ़ा दो। एक्चुअली मीडियम चेंज नहीं रहता तो ये तो सीधा ही जाता ना, ये तो स्ट्रेट जाता, मीडियम चेंज नहीं रहता तो, बट यहाँ पर मीडियम चेंज है। इधर सपोज करो क्या, इधर है एयर है और इधर वाटर, पानी पिए हैं अभी ना, पानी पिए हैं, सो पानी याद आ जाता है बार बार। ये हमारा ग्लास है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2 है या μg लिख सकते हैं, इसका μa जिसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही हमको रिफ्रैक्शन शो करना है तो पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो बिल्कुल अच्छा, हम नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। और ये नॉर्मल जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, सपोज करो ये, इसको क्या कहें, थिकनेस, ये मान लेते हैं ये जो ग्लास स्लैब है इसका थिकनेस है t, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये लेंथ है हमारा नॉर्मल का, ये भी तो थिकनेस हुआ ना, t ही होगा। चलो इसका यूज करेंगे आगे, है ना। चलो अब डेंसर मीडियम में जा रहा है तो रे क्या होगा, यहाँ से कुछ ऐसे बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, अरे क्या है, ऐसे जाना चाह रहा था, रेयर टू डेंसर गया, डेंसर मीडियम में नॉर्मल की ओर आ गया, ठीक है। चलो बहुत बेसिक चीज है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमको रिफ्रैक्शन करना होगा। अब यहाँ डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, हमको सबसे पहला जानते हैं कि जैसे ही रे इंसिडेंट करे वैसे ही आप फट से इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लो, एंड आफ्टर दैट क्या करना है, यहाँ से रिफ्रैक्शन। अब देखो यहाँ डेंसर से रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इस तरह से हम यहाँ से रिफ्रैक्शन करेंगे, ये देखने में हमको किसका, इसके पैरेलल में लगे, जो इनिशियल जो हमारा इंसिडेंट रे था उसके पैरेलल में इमर्जेंट रे दिखना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे, इसका नाम है इमर्जेंट रे। तो ये जो इमर्जेंट रे है वो हमारा इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाता है। सो क्या हुआ, डेविएशन इसका जीरो, एंगल ऑफ डेविएशन कहें तो जीरो, बट एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है हमने डिटेल से आपको प्रिज्म में अब बताया है, ठीक है। प्रिज्म जहां जिस लेक्चर में मैंने बताया वहां पर बताया कि डेविएशन क्या होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक क्लियर है। मैंने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया, इंसिडेंट रे लिया, यहाँ रिफ्रैक्शन किया, रिसरफेस पाया, यहाँ रिफ्रैक्शन किया और फाइनली इमर्जेंट रे पैरेलल कर दिए। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from a rectangular glass slab, the emergent ray is always parallel to the incident ray. That's all, ठीक है। ये स्टेटमेंट इसका हुआ। अब हमको इसमें जो प्रूफ करना है लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ये होता है, सपोज करो ये हमारा यहाँ पर सेकंड रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहाँ से लेकर के जो डिस्टेंस यहाँ तक का है, ये जो डिस्टेंस है ना हमारा, यही लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये मान लेते हैं यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, ठीक है। यहाँ पर l मान लेते हैं, l m n ऐसा मान लिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मान लो अपना नाम, कुछ भी नाम ले लो, l m n जो भी इतना तो ले लिए, l m n ले लिए। यहाँ पर सपोज करो l n तो यहाँ l डैश ले लो, चलो इसका नाम ले लेते हैं l डैश, ठीक है। आ जाओ एंगल का मार्किंग करो। यहाँ पर क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच का होता है, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड, सॉरी इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके किसके बीच होगा, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल लाइन, इसके बीच का एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक। एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क किए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मार्क किए, और डेविएशन, डेविएशन कितना हुआ, डेविएशन की जहां तक बात है, डेविएशन का मतलब हुआ कि कितना, जैसे ये रे जा रहा था और ऐसे टर्न, तो कितना एंगल से वो डेविएट किया, ये होता है डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो बताओ, तो ऐसे जाना चाह रहा था स्ट्रेट और ये कुछ ऐसे आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो डेविएशन हुआ, यही हुआ, इसका डेविएशन का सिंबल ऐसा है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इतना डिग्री से हमारा एंगल ऐसे जाना चाह रहा था, आया इतना एंगल से इधर की ओर टर्न हो गया। तो
तो इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन, कितना डिग्री से डेविएट करेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर तो हमारा आई हो गया। सपोज करो यहाँ पर हमारा जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर I1 और यहाँ पर जो एंगल बनता है, ठीक है। अब बताओ, हाँ अब आते हैं केस लेकर के हम पैरेलल लाइंस का। बताओ तो दो लाइन पैरेलल है और कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करें तो क्या होता है, ये और ये अल्टरनेट एंगल होता है ना। सो अगर यहाँ पर हमारा R1 है तो ये एंगल भी कितना होगा, R1 होगा। ठीक है, और जब ये एंगल हमारा I1 है तो ये एंगल कितना होगा, बताओ। ये एंगल I1 है, ये एंगल कितना है, इसको मान लेते हैं फॉर प्रेजेंट मान लो I2। तो यहाँ से अल्टरनेट एंगल से ये जब R1 है तो यहाँ पर अल्टरनेट की वजह से ये भी R1 होगा। ठीक है, बिकॉज ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, चलो अब हम इसमें आते हैं इस ट्रायंगल में। साइन ट्रायंगल का नाम है LMN। इन ट्रायंगल LMN में साइन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय h। तो परपेंडिकुलर MN है, M से लेकर के N तक। यही MN हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी का एक्सप्रेशन हमको पढ़ना है। ये हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट जिसका हमको एक्सप्रेशन पढ़ना है बाय हाइपोटेनस P बाई H। यहाँ 90 डिग्री है ना, यहाँ 90 डिग्री है, तो ये L से लेकर के M तक, L M। यहाँ से आप Mn का फॉर्मूला बना लो। Mn इक्वल टू क्या हो जाएगा, Lm इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ये हम फर्स्ट इक्वेशन मान के यहाँ पर छोड़ दिए। ठीक है, क्या किए, साइन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इस ट्रायंगल से निकाले, हमको Mn बाई Lm आया। यहाँ से Mn का वैल्यू निकाल लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। यही तो हमको फाइंड आउट करना है ना, Mn लैटरल डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेशन फॉर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, Mn। अब आते हैं यहाँ पर Mn Lm। अब हम एक और ट्रायंगल लेते हैं यहाँ से LL'M। नाउ इन ट्रायंगल LL'M में आते हैं और यहाँ से आप R का वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे, cos अप्लाई कर दो तो सामने का परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। हमको ये LL's निकालना है तो ये बाई Lm हो जाएगा और Lm का वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे। तो चलो यहाँ से हम निकालते हैं cos R1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, LL' बाई Lm। ठीक है, और LL' को क्या लिखती है, LL' क्या है, थिकनेस के बराबर है। इस ग्लास स्लैब का थिकनेस के बराबर है, इसलिए हम LL' को T लिख दे रहे हैं। थिकनेस क्या है ये, थिकनेस। ठीक है, बाय Lm। ठीक है, चलो यहाँ से Lm का वैल्यू निकाल लो और फर्स्ट में पुट कर दो, हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आज आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Lm इज इक्वल टू हो जाएगा थिकनेस बाय cos R1। R1 लिखो या फिर सिर्फ R भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। चलो R ही लिख लो, कोई जरूरी नहीं है 1 लगाना। ठीक है, R ही लिख लेते हैं, 1 का कोई जरूरी नहीं है। बट I1 I2 कर लेते हैं। इधर I2 इसलिए लिख दी कि हमको इधर जरूरत भी नहीं है, बस इस दोनों ट्रायंगल का जरूरत है। ठीक है, तो चलो इसमें यहाँ अब Lm का वैल्यू हम निकाल लिए। Lm का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट। इस सेकंड का वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। पुट करने से क्या मिलेगा बताओ, Mn इज इक्वल टू Lm के जगह पर T बाई cos R इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ
डेविएशन, साइन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, चलो तो यही एक्सप्रेशन मेरा आ गया t बाई cos r इंटू साइन। अब ये देखो एंगल ऑफ डेविएशन, इसको क्या लिख सकते हैं, तब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ। ये टोटल I1 है, ठीक है, या फिर I का लो, I ही करो, 1 इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, I1। तो ये टोटल I1 है, तो ये टोटल कितना होगा वर्टिकली अपोजिट से, ये भी तो I1 होगा ना। तो इस टोटल I1 में से I1, इस I1 में से अगर R को माइनस कर लें तो एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा ना। तो चलो यहां पर हम ले लेते हैं इसको साइन I1 माइनस R। तो यही हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बन गया। Mn is equal to T by cos R into sin of angle of incidence minus angle of refraction। सो हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं, यहाँ हेडिंग में, यहाँ पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में हम LD लिख रहे हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट को, इज इक्वल टू T बाई cos R इंटू साइन क्या है I1 माइनस R। I शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको, है ना। 2 का तो कोई जरूरत नहीं पड़ा ना, इस एंगल ऑफ इमरजेंस का, ये है एंगल ऑफ इमरजेंस, तो एंगल ऑफ इमरजेंस का हमको कोई जरूरत नहीं पड़ा, बट I1 इक्वल टू I2 भी होता है। सो हम I1 को, यहाँ जो I1 टर्म आया है इसको हम सिर्फ I लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यही मेरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट का, लैटरल डिस्प्लेसमेंट जिसको यहाँ पर Mn, तो हम Mn भी लिख देते हैं। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में LD, जो हमारा Mn है, जो हमारा Mn है उसका ये फॉर्मूला बना, ठीक है। सो यही था हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये निकालना है तो थिकनेस डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू साइन I माइनस R, एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन निकाल लेंगे, ठीक है। साइन 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी वैल्यू आता हो तो वो हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सिंपल वे में हमारा ये निकल जाए कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना से पाथ चेंज हुआ उसका, या फिर कहो कि दोनों के बीच कितना सेपरेशन है, इमर्जेंट रे जो जा रहा है और इंसिडेंट रे, उससे कितना का सेपरेशन दोनों के बीच में है, ये हमारा इस फॉर्मूला से पता चला, ठीक है। तो आज हमारा जो पढ़ना है स्पेशली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड आफ्टर दैट उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताना था, एंड आफ्टर दैट हम बताए आपको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होने से क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और आता है रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ किसको कहते हैं, ये चीज अभी बताने जा रहे हैं आपको। क्लियर है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं, काफी सिंपल चीज है। चलो, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट आप प्रीवियस क्लास में भी 8 क्लास 9 क्लास में पढ़े हो, बट एक्सप्रेशन क्या होता है उसका एक्सप्रेशन नहीं पढ़ना था, ठीक है। तो आप एक्सप्रेशन इस क्लास में पढ़े लैटरल डिस्प्लेसमेंट का, कि हाउ वी फाइंड द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन कितना सेपरेशन होता है बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे। सो हम लोग यहाँ लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाने, ठीक। चलो, अभी नेक्स्ट जो हमारा टर्म है रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ, क्या होता है रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ, ठीक है। रियल डेप्थ एंड अपैरेंट कौन है, हाँ। तो रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ क्या होता है, सपोज करो कि यहां पर इसमें पानी भरा हुआ है, क्या है पानी, जिनको प्यास लगा हो वीडियो देखते देखते पानी भी पी सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ हमको देखना है,
यहाँ पर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ से कुछ एक ऐसा स्टेट नॉर्मली रह गया और दूसरा सपोज करो ऐसे गया, ठीक है। फर्स्ट मीडियम हमारा ये है, सेकंड मीडियम इधर ये है, यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन होगा, सो यहाँ से आप रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह कर दीजिए, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ से इस पार्ट को आप पीछे की ओर प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पर आया, यहाँ पर नाम ले लेते हैं आई, यहाँ पर नाम ले लिए इसको हम आई, और यहाँ पर पॉइंट हमारा ओ है, ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पर नाम ले लो एल, एल से लेकर के ओ तक का जो डिस्टेंस है, एल से लेकर के ओ तक का, इसको हम बोलते हैं रियल डेप्थ। सच में गहराई इतना था, रियल डेप्थ। और एल से लेकर आई तक का जो है वो हमारा है एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। मान लो ऐसा स्विमिंग पूल में होता है कि स्विमिंग पूल में क्या है कि डेप्थ कुछ और रहता है बट सरफेस काफी ऊपर उठा हुआ नजर आता है। ये केस ठीक है, लगता है कि बहुत कम गहरा है बट जंप करने पर पता चलता है कि कितना गहरा है, ठीक है। तो वो चीज हमारा जो दिख रहा है हमको, जितना डेप्थ दिख रहा है वो एक्चुअल में एपरेंट डेप्थ है, रियल डेप्थ नहीं है। रियल डेप्थ उससे ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि एल से लेकर के ओ तक हमारा रियल डेप्थ है और ये एपरेंट डेप्थ। चलो यहाँ एंगल्स मार्क करते हैं, आई और आर मार्क करते हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। अब यहाँ जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो यहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा, ये एंगल होगा आर के बराबर। क्यों 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 क्यों? यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल यहाँ पर होगा ना, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और यहाँ पर जब आई है तो हम इसको लिख दे रहे हैं, यहाँ पर भी आई लिख दे रहे हैं। क्यों क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इतना कुछ करने की जरूरत है क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये और ये आई हुआ, यहाँ आर हो गया। चलो अब हम निकालते हैं, दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक एल, यहाँ पर नाम ले लो एम, यहाँ पर जो पॉइंट है उसको एम ले लिए, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ओ है। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक एल एम आई और एक एल एम ओ। दो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो अब हमको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो क्या लिखेंगे? सेकंड मीडियम बाय फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो सेकंड मीडियम क्या है मेरा? एयर है, और फर्स्ट मीडियम क्या है? वाटर है हमारा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं। स्नेल्स लॉ अप्लाई करके साइन आई निकाल लेते हैं, फिर साइन आर निकाल लेंगे एंड दोनों को डिवीजन कर देंगे तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम पहले साइन आई निकालते हैं। इन ट्रायंगल साइन आई एल एम ओ में साइन आई निकालते हैं। साइन आई P बाई एच होता है ना, P कौन सा होगा? L टू M, L टू M हमारा और एडजस्ट नहीं हो पाया है। चलो तो साइन आई, साइन एम को निकालना है तो क्या हो जाएगा? साइन एम एल एम बाई एम से लेकर ओ, ठीक है। और इन ट्रायंगल एल एम ओ, एल एम ओ तो निकाल लिया ना। इन ट्रायंगल एल एम आई साइन आर निकालते हैं, साइन आर। तो देखो तो ये एल एम क्या होगा? यहाँ भी परपेंडिकुलर बाई एम से लेकर के आई तक, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को डिवाइड करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एट पॉइंट एम हम अप्लाई कर रहे हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ
स्नेल्स लॉ यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होता है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, और ये हमारा सेकेंड मीडियम है। तो सेकेंड मीडियम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम एयर है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1, और फर्स्ट मीडियम यहाँ जो वाटर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू है। तो आ जाओ सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को उल्टा करो। और फर्स्ट मीडियम क्या है वाटर है, और फर्स्ट मीडियम वाटर है, ठीक है। सो इसको म्यू टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो यहाँ आप लिख लेते हैं म्यू ए बाय म्यू ऑफ वाटर, ठीक है। अब हम पुट करते हैं यहाँ से पहले साइन आई का पुट कर दो एल एम बाई एम ओ, है ना, या इसको उल्टा कर लो रेसिप्रोकल कर लो, तो साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ डब्ल्यू बाई म्यू ऑफ ए, ठीक है। तो चलो इसको हम म्यू ऑफ डब्ल्यू भी लिख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, साइन आर का वैल्यू कितना है एल एम बाई एम आई, है ना, एल एम बाई एम आई इनटू इसको उल्टा करके लेते हैं साइन आई का वैल्यू एम ओ बाई एल एम, एम ओ एल एम से एल एम कैंसिल, और इधर है म्यू ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से एम ओ बाई एम आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना। सो इसको हम सिर्फ म्यू लिख दे रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो 1 है ना, इसका 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर है ना, इसका वैल्यू कितना 1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू ऑफ वाटर को सिर्फ रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये एमओ क्या है, इसी को फर्दर हम सीधा करके लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू एमओ बाई एम आई। और एंगल अगर बहुत छोटा हो, एंगल अगर बहुत छोटा हो, तो ये एम ओ जो दिख रहा है एम से लेकर के ओ तक, ये लाइन ये एक्चुअल में ऐसे हो जाएगा, ये लाइन एम ओ जो दिख रहा है वो ऐसे, मतलब कि एल ओ बन जाएगा। और एल ओ क्या है, एल ओ क्या है रियल डेप्थ है। तो इफ एंगल इज वेरी लेस, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इज इक्वल टू एम ओ को क्या लिखेंगे एल ओ, येलो, बाई इसको क्या लिखेंगे एल आई, क्या हो गया, एल ओ क्या है रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ, बाई एल आई क्या है अपैरेंट डेप्थ, ठीक है। तो यही प्रूफ हो गया कि म्यू ऑफ, ये प्रूफ हुआ कि म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये जो भी लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वाटर रखा गया है, रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ, यही यहाँ पर प्रूफ हुआ। तो हमारा आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ना था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव कब कहेंगे, एंड कैसा उसका न्यूमेरिकल्स आता है, एंड आफ्टर दैट रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एंड उसमें हमको जो पढ़ना था बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या था वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का क्या एक्सप्रेशन आता है वो हमने पढ़ा। एंड आफ्टर दैट एक देखा रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ में। सो कहीं भी जब भी स्विमिंग पूल में जाना है, देख लो घटना क्या घटा रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ का, कहीं भी स्विमिंग पूल में नहाने जाओ तो जो दिख रहा है उस पर बिलीव मत करो, बल्कि है कुछ और, जितना दिख रहा है उससे ज्यादा मानो कि वो गहरा है। ऐसा नहीं कि बस देखे कि काफी ऊपर दिख रहा है और जंप कर ले,
उसके बाद क्या होगा, बस सामने होगा जो भी होगा सब, ठीक है। चलो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं कुछ और टर्म्स लेकर के। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।